तो हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ रहे थे कल, और वहां पर हमने बात की थी कि जो रियल गैसेस हैं वो उनका जो बिहेवियर है उनको स्टडी किया जूल और थॉमसन ने। और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर हम किसी गैस को एडियाबैटिकली एक मीडियम में या थर्मल इंसुलेटेड मीडियम में अगर हम कंप्रेस करते हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अगर हम कंप्रेस करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है और वो टेम्परेचर कम हो जाता है, या उसको हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, कि हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की तरफ अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करें और उसको एक्सपैंड होने दें गैस को, तो टेम्परेचर कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। इस बारे में हमने कल थोड़ी सी बात की थी और कहा था कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर, जिससे कम टेम्परेचर पर कोई भी गैस कूलरिंग इफेक्ट देती है या एक्सपेंशन के दौरान ठंडी हो जाती है। और हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसें हैं जो हीटिंग इफेक्ट देती हैं, और इस वजह से हमने देखा कि हाइड्रोजन -80 डिग्री सेल्सियस पर और हीलियम जो है वो -240 डिग्री सेल्सियस पर कूलिंग इफेक्ट देने लग जाती हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर प्रेशर पर इनका जो इफेक्ट है वो हीटिंग इफेक्ट होता है। तो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और थोड़ा सा हमने बात की कि हमने ये एक सिस्टम लिया जो कि थर्मल इंसुलेटेड था, और इस पाइप को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो पिस्टन हमने यहाँ पर लगाए और इन दोनों पिस्टन्स के बीच में हमने क्या किया, एक ही पोरस प्लग लगाया। और ये वाला कंपार्टमेंट हमारा ए कंपार्टमेंट है, और पोरस प्लग के जो राइट साइड में ये जो कंपार्टमेंट है ये हमारा बी कंपार्टमेंट है। तो शुरू में हमने क्या किया कि यहाँ पर गैस फिल कर दी 1 मोल, और 1 मोल गैस फिल करने के बाद में हमने इस बी कंपार्टमेंट को खाली रखा, और फिर हमने यहाँ पर इस ए कंपार्टमेंट में प्रेशर लगाया और इस गैस को कंप्रेस किया। फिर ये जो गैस जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो ये पोरस इस मीडियम से जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। तो अंदर यहाँ जो लेफ्ट में जो ए कंपार्टमेंट है, यहाँ क्योंकि हमने कंप्रेशन किया है, संपीड़न किया है गैस का, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और इस बी कंपार्टमेंट में प्रेशर कम होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से गैस जो है वो क्या होगी, एक्सपैंड होती है। और इस एक्सपेंशन के दौरान जो सिस्टम पर हमने काम किया या सिस्टम के द्वारा काम किया, वो हमने निकाला कि -P1V1 सिस्टम पर हमने जो काम किया और सिस्टम के द्वारा जब काम हुआ तो ये जो पिस्टन है ये बाहर की तरफ गया, और इस समय जो काम हुआ सिस्टम के द्वारा वो काम हुआ P2V2। तो जो नेटवर्क हमें यहाँ पर देखने को मिला वो मिला हमारा P2V2 P1V1, और इसको हमने एक इक्वेशन नाम दे दिया। और हमें पता है क्योंकि हमने इस सिस्टम को, ये जो प्रोसेस हमने किया है, इस प्रोसेस में या इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो मीडियम रखा है वो थर्मल इंसुलेशन का रखा है, एडियाबेटिक एक आइसोलेटेड सिस्टम हमने लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हीट एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और हीट एक्सचेंज नहीं हुआ तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो 0 है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम देखें तो वो कहता है कि जो डेल्टा यू है या डेल यू है, इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन जो है वो, उसमें जो भी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर जो भी काम हो रहा है या उसके द्वारा जो भी काम हो रहा है उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास में है, और यहाँ पर हम डेल्टा यू को अगर हम देखें तो U2 - U1 है, क्योंकि शुरू में कुछ था उसका इंटरनल एनर्जी, फिर जब हमने उस प्रेशर को यहाँ पर अप्लाई किया तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया और U1 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस हमने ले लिया, और यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है, क्योंकि यहाँ पर थर्मल इंसुलेशन में कोई भी यहाँ पर हीट में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए उसको हमने यहाँ 0 ले लिया, और जो वर्क हुआ है टोटल वर्क उसकी वैल्यू हमारे पास में ये P2V2 P1V1 आई थी, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी थी। और फिर हमने इसको इक्वेशन को आगे सॉल्व करना शुरू किया, और हमने कहा कि साहब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से रीअरेंज करने पर हमारे पास आता है। और ये हमारे पास जब ये इक्वेशन आया तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं ये इक्वेशन 3।
और क्योंकि डेल्टा एच जो है, सॉरी एच जो है, या जैसे हम एंथैल्पी बोलते हो, तो एंथैल्पी जो है वो U प्लस पीवी होता है, और ये भी हमारे पास में क्या है, U प्लस पीवी, और ये भी हमारे पास में है U प्लस पीवी। तो इस U2 प्लस P2 V2 को हम कह सकते हैं, ये है हमारे पास में H2, है ना। और ये जो U1 P1 V1 है, इसे हम बोलेंगे ये है H1, है ना। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गया H2, इधर हम इसको ले लेंगे H1 को, तो ये हो जाएगा H1 और इक्वल्स टू 0। मतलब कि जो एंथैल्पी चेंज है वो इस प्रोसेस के दौरान क्या रहा, 0 रहता है। कि एंथैल्पी जब भी हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं गैस का, यहां पर हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया है गैस का, तो यहां जो एंथैल्पी है वो क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है। इट मींस कि जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट हमने किया है, या जूल थॉमसन जो एक्सपेंशन हमने किया है, वो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। ये जो चीज बता रही है, क्योंकि यहां पर एंथैल्पी में चेंज हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि दिस जूल थॉमसन experiment is what, isoenthalpic process। यहां एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। और एंथैल्पी जो है वो स्टेट फंक्शन है, और ये फंक्शन किस चीज का है, एंथैल्पी। तो हमने पहले भी बात की थी कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन हमारे पास में है, इस इक्वेशन का हम क्या कर दें, कंप्लीट डिफरेंशियल कर दें, है ना। तो डिफरेंशियल अगर हम करते हैं इस इक्वेशन का, तो हमारे पास में वैल्यू आती है डेल्टा एच। तो ये डेल्टा एच जो है वो पहले हम ले लेते हैं कि टेम्परेचर के साथ में परिवर्तन करें, प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ये टेम्परेचर के साथ ले लिया हमने। तो इसी तरह से इसको हम एंथैल्पी को प्रेशर के साथ में देखें कि क्या वेरिएशन आता है, और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें, ठीक है। तो हमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का ही यहाँ पर इसको कंप्लीट डिफरेंशिएशन दे दिया, और हमें पता है कि ये जो वैल्यू है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, प्रेशर कांस्टेंट रखने पर जो आता है वो क्या होती है, ये होती है सीपी के बराबर, है ना। ये हम पहले जान चुके हैं, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये डेल्टा एच इक्वल्स टू हो जाएगा सीपी डॉट डी टी प्लस वही डाबा एच अपॉन डाबा पी, टेम्परेचर कांस्टेंट एंड डीपी। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये भी आ जाता है। और जूल थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, इसकी रिक्वायरमेंट हमें पता है कि जो डेल्टा एच की जो वैल्यू है, ये डेल्टा एच की वैल्यू क्या है इसमें, 0, क्योंकि एंथैल्पी में परिवर्तन यहाँ पर हो ही नहीं रहा। हम कह रहे हैं ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, ये डेल्टा एच जो है उसकी वैल्यू 0 है। तो अगर ये डेल्टा एच की वैल्यू को अगर हम 0 माने, क्योंकि डेल्टा एच इक्वल्स टू 0 इन जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, देन ये जो इक्वेशन 4 है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इसको यहाँ पर डेल्टा एच जो है, ये जो डेल्टा एच है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इसकी जगह हम रखेंगे 0। सो 0 इक्वल्स टू सीपी डॉट टी प्लस डाबा एच अपॉन डाबा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डीपी, है ना। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, अगले पेज पे कर देते हैं। तो इसी इक्वेशन को ले लेते हैं हम, यहां से कॉपी कर लेते हैं, फिर उसको लेके चलते हैं, या है ना। तो ये इक्वेशन हमारे पास में है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, और ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास में सीपी डॉट डी टी
इक्वल्स टू, और इसको हम इस तरफ लेकर के आएंगे जीरो की तरफ, ये वाली जो टर्म है इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस डाबा H अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस dP, है ना। ये इक्वेशन हमारे पास में यहां पर आ गई। अब एक काम और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, ये जो Cp है इसको तो ले जाओ इधर, और ये जो dP है इसको ले आओ इधर, है ना। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डाबा T अपॉन डाबा P, और एंथैल्पी कांस्टेंट है यहाँ पे, इक्वल्स टू, और ये हमारे पास में है डाबा H अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन, ये Cp इस तरफ आ जाएगा तो अपॉन में आ गया, तो ये हो जाएगी वैल्यू Cp। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये आ गई। तो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास में, ये वाली क्वांटिटी डाबा T अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इसे हम कहते हैं क्या, ये जो चीज है इसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम जूल थॉमसन तो ये कहलाता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। जूल थॉमसन स्थिरांक हम इसको बोलते हैं, ये जो डेल डाबा T अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट एंथैल्पी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो हम यहां लिख सकते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू JT से, JT मतलब जूल थॉमसन, ठीक है ना, JT, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो, ये जो इक्वेशन 5 आया है हमारा, इस पर आप लिख सकते हो कि ये JT इक्वल्स टू वही डाबा H और डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन Cp। ये इक्वेशन आ जाता है हमारे पास में, और यही इक्वेशन जो है वो क्या है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट निकालने का। और कई बार ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, ये जो हमने लिखा है म्यू JT, ये कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है आपको म्यू, ठीक है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर म्यू भी लिख सकते हो। तो अगर म्यू भी लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि हम जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है इसको हम आइडियल गैस और रियल गैस दोनों के लिए निकालेंगे। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे थे, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, यहाँ पर एक बार तो हम भरेंगे क्या, रियल गैस, और एक बार हम भरेंगे यहाँ पर आइडियल गैस। तो मान लो कि सबसे पहले हमने इसमें आइडियल गैस भरी, है ना। हम क्या ले लेते हैं, ये जो 1 मोल गैस हमने यहाँ पर ली है, ये जो हमने 1 मोल गैस हमने ली है, इसको हम बोलते हैं कि हमने ये गैस ली है आइडियल गैस। आइडियल गैस हम यहां पर ले लेते हैं। तो आइडियल गैस के टाइम पर ये जो इक्वेशन हमारे पास में जूल थॉमसन, ये वाला जो इक्वेशन आया है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का, तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट आइडियल गैस के लिए क्या होगा वो हम निकालते हैं। तो हम यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस। तो देखो हम इस इक्वेशन से किस तरह से आइडियल गैस के लिए कोएफिशिएंट निकालेंगे जूल थॉमसन का। तो देखो ये इक्वेशन हमारे पास में आया हुआ है और यहां पर ये जो H है
जिसको आप एंथैल्पी बोलते हो। और ये एंथैल्पी क्या होती है हमें पता है, क्योंकि एंथैल्पी जो है वो होती है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, ये हमारे पास में है। तो यहाँ ये जो इक्वेशन 6 है या ये जो इक्वेशन हमारे पास में 5 है, इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ देखो मैं सिर्फ म्यू लिखूंगा, जेटी नहीं लिखूंगा, है ना। थोड़ा सा टाइम हमारा, वैसे तो ये जेटी है ना, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। मैं सिर्फ बार बार जो है म्यू ही लिखूंगा। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन या डाबा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। यही था ना, जेटी की वैल्यू, म्यू जेटी की वैल्यू, है ना। तो वो हमने लिख दिया एक बार को। और ये इक्वल्स टू किसके है, ये इक्वल्स टू है हमारे पास में डाबा एच अपॉन डाबा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सीपी। तो अगर हमारे पास में एच की वैल्यू ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां जो एच की वैल्यू है ये उस यहां इसको पुट कर सकते हैं। और अगर हम इसको यहां पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में जो आती है वो क्या आती है, U प्लस PV अपॉन डाबा P, और ये पूरा का पूरा एट कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन Cp। ठीक है, इसको हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। और ये अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे शायद भूल गया कि ये जगह जगह हमने माइनस का साइन लगाया है ना, ये माइनस है, ये मैं यहाँ पर लगाना भूल गया था। तो ये इक्वेशन जो है वो माइनस में, और ये इक्वेशन भी यहाँ पे माइनस। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास में इस तरह से आ जाता है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हमारे पास में आएगा। हम क्या करते हैं कि ये जो Cp की वैल्यू है, जो 1 अपॉन Cp है, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं, माइनस 1 अपॉन Cp, है ना। 1 अपॉन Cp तो है, और ये हमारे पास में न्यूमरेटर है। तो इस न्यूमरेटर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सो डाबा U अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डाबा PV अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको पहले इसके साथ में कर लिया और फिर हमने इस डाबा को इस PV के साथ में कर लिया। ओके, तो ये हमने यहां पर कर दिया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये U और PV दोनों टर्म के साथ में, तो इसको हमने यहां पर अलग अलग इस तरह से लिख लिया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम और चेंज करते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाता है 1 अपॉन Cp, और ये जो अंदर वैल्यूज है ना, इस वैल्यूज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डाबा U अपॉन डाबा V मल्टीप्लाइड बाय डाबा V अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डाबा PV अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अब देखो इस इक्वेशन को, ये जो है ना, ये हमारे पास में क्या है, डाबा U अपॉन डाबा P। तो देखो ये डाबा U अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये डेल V और डेल V तो कट जाएंगे ना, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर डाबा V कट जाएंगे, तो ये बचेगा वही चीज जो हमारे पास में, ये वाली जो चीज है वही ये वाली चीज बचेगी। लेकिन हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से। ठीक है, तो अभी आपको
पता चलती है कि हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो इस इक्वेशन को कुछ हम इस तरह से लिख देते हैं कि 1/Cp और ये जो डाबा u प्लस डाबा v जो है ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसी तरह से ये डाबा v है ये, अपॉन डाबा p एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डाबा pv अपॉन डाबा p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो गया हमारा। ठीक, अब हमें पता है कि आइडियल गैस की अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में था म्यू जे टी, है ना। और या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, डाबा टी अपॉन डाबा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो देखो जूल्स लॉ हमारा क्या कहता था, अगर आप लोगों को जूल्स लॉ याद है आइडियल गैसेस के लिए, फॉर आइडियल गैसेस अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, वहां पर एक इन्वर्जन प्रेशर हमारे पास में आया था जिसकी वैल्यू थी डाबा यू अपॉन डाबा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन प्रेशर। अगर आप लोगों को ये याद नहीं है तो पिछली वाली जो क्लास है उसका एक बार वापस से देखना उसको, तो उसमें हमने ये टर्म इंट्रोड्यूस की हुई है इन्वर्जन प्रेशर, जो कि होती है डाबा यू अपॉन डाबा बी। तो ये देखो हमने ये जो टर्म हमने लिया है ना, डाबा यू अपॉन डाबा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, वो इसलिए लिए, यहां पर इस इक्वेशन को हमने इसीलिए चेंज किया था। ओके, तो नाउ अगर हमारे पास में ये वैल्यू है और हमें मालूम है कि ये वैल्यू जो इन्वर्जन प्रेशर की है वो आइडियल गैसेस के लिए 0 रहती है, तो जब ये वैल्यू 0 हो गई तो इसको इस वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अब क्योंकि ये वैल्यू है तो आप यहां पर लिख सकते हो, इसीलिए डाबा U अपॉन डाबा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर और ये मल्टीप्लाइड बाय डाबा V अपॉन डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वाली जो टर्म है ये टोटल टर्म 0 हो गई, ये वाली जो टोटल टर्म है वो क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो आपने यहां पर इसको 0 कर दिया। और हमें एक चीज और पता है क्या, कि आइडियल गैसेस के लिए फॉर आइडियल गैसेस जो पीवी की जो वैल्यू होती है ना वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। पीवी इज कांस्टेंट, कब, जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर आइडियल गैसेस के लिए पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है एट टेम्परेचर कांस्टेंट, तो दूसरी टर्म देख लो, ये जो दूसरा टर्म है ना ये वाला, ये जो पीवी की वैल्यू है टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर कांस्टेंट रहती है, मींस ये कि डाबा पीवी अपॉन डाबा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू 0। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर पीवी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है आइडियल गैसेस के लिए, तो ये वाला टर्म भी 0। तो जब ये वाला टर्म भी 0 है, ये वाला टोटल टर्म भी 0 है और ये वाला टर्म भी 0 है, जो हमारा इक्वेशन होगा, तो अब हम इस सीपी से इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड का ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इट मींस ये जो
म्यू जेटी की वैल्यू है फॉर आइडियल गैसेस वो क्या होती है, 0 होती है। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज 0 फॉर आइडियल गैसेस, है ना। ये हमने जो आइडियल गैसेस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट देखा, ये क्या है, 0, है ना। और वो हमने इसको यहाँ पे ड्राइव करके देख लिया और यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज 0 फॉर आइडियल गैसेस। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू रियल गैसेस के लिए क्या आती है। सो हम यहां पर हेडिंग डालते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर रियल गैसेस। अभी हमने आइडियल गैसेस के लिए निकाला था और अब हम बात करेंगे कि ये जो हमने यहां पे ये जो हमने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें अब हम इस आइडियल गैस की जगह ये जो आइडियल गैस हमने लिया है ये हम नहीं लेंगे और अब हम क्या करेंगे, एक रियल गैस यहां पे फिल करेंगे। और रियल गैस फिल करने के बाद में अब हम देखेंगे कि जो भी गैस हमने यहां पर रियल गैस भरी है तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आती है। ठीक, पहली चीज तो ये जो वैल्यू ये जो हमने वैल्यू देखी है दिस वन, ठीक है। अच्छा चलो दोबारा ही लिख देता हूं कि रियल गैसेस के लिए ये जो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हमने आइडियल गैसेस के लिए देखा था इन्वर्जन प्रेशर, वो तो क्या था, 0। लेकिन अगर हम बात करें फॉर रियल गैसेस, फॉर रियल गैस, तो ये आपने रियल गैस के लिए जो निकाला था, या हम ये कह सकते हैं कि रियल गैस के लिए ये जो वैल्यू आती है ये आती है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों आती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए इंटरनल एनर्जी मतलब वो उसका वॉल्यूम चेंज करोगे, वॉल्यूम चेंज इन द सेंस कि आप उसका एक्सपेंशन कर रहे हो, आप यहां से कंप्रेशन कर रहे हो, है ना। और कंप्रेशन के बाद में ये गैस एक्सपैंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है इस गैस का। और जब गैस एक्सपैंड होती है तो यहां पर जो इन्वर्जन प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है ना, मतलब फॉर रियल गैसेस। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे समझोगे कि ये पॉजिटिव क्यों आ रही है। देखो, जब हम किसी रियल गैस को यहां पर हम वापस आते हैं, जब हम इसमें कोई एक रियल गैस भरते हैं और हम इस पर एक वर्क करते हैं या इस पिस्टन को हम बाहर अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और ये गैस जब कंप्रेस होगी और कंप्रेस होने के बाद में इसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, वंडरवाल फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा इनके बीच में होंगे। तो अब जब ये इस पोरस प्लग से और इस कंपार्टमेंट बी में आती है तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में वंडरवाल फोर्सेस लगे हुए थे, क्योंकि जब ये इसमें से पास होगी ना, अब ये मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके बीच में वंडरवाल फोर्सेस है और जब इस पोरस प्लग से आएगी तो दोनों साथ साथ आएंगे क्योंकि ये इसके साथ में अट्रैक्शन में है। ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो अट्रैक्शन में है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्शन में, तो ये दोनों एक साथ इस बी कंपार्टमेंट में आएंगे और इन दोनों के पास में
क्या लगा हुआ है, वंडरवाल फोर्सेस लगे हैं। अब यहां पर प्रेशर कम है, प्रेशर कम होने की वजह से होगा क्या कि ये जो वंडरवाल फोर्सेस इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे हैं, वो इन मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, ये प्रेशर कम होने की वजह से ये मॉलिक्यूल इस वंडरवाल फोर्स को क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे या हटाएंगे, और क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे क्योंकि प्रेशर वहां पर कम है, और गैस एक्सपैंड होगी। और जब गैस एक्सपैंड होगी, मॉलिक्यूल उस वंडरवाल फोर्सेस को ओवरकम करेगा, तो टेम्परेचर क्या होता है, वहां पर कम होता है। ठीक है ना। तो इस वजह से, और दूसरा एक चीज और कि यहां पर वर्क एक चीज और करेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इन मॉलिक्यूल्स की, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिया गैस का, जो रियल गैस हम यहां पर ले रहे हैं, और वहां पे आइसोथर्मल हम ले रहे हैं कि सब टेम्परेचर को हम नहीं बढ़ने दे रहे, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिया है, थर्मल इंसुलेशन लिया है, बाहर से ना हीट अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। तो जो नेट इंक्रीज इस पोटेंशियल एनर्जी में होगा, है ना, वो क्या होगा, वो इसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो डेल यू अपॉन डेल वी है एक्सपेंशन के साथ में, मतलब वॉल्यूम चेंज के साथ में, इसकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने पर क्या आती है, पॉजिटिव आती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी वहां चेंज हो रही है वॉल्यूम के साथ साथ। तो रियल गैसेस के लिए जो इन्वर्जन जो हमारे पास में प्रेशर आता है, वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि डेल यू अपॉन डेल वी या डाबा यू अपॉन डाबा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जो हीट कैपेसिटी है, सीपी भी इस इक्वेशन में हमारे पास में रहता है, ये सीपी, और सीपी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर आप किसी का भी टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ आप वहां पर हीट प्रोवाइड करोगे। हीट कैपेसिटी यही होती है ना कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने पर जो भी हीट आप वहां पे रिक्वायर्ड है उसको आप हीट कैपेसिटी बोलोगे। तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट क्या है, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है डाबा टी अपॉन डाबा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो ये वैल्यू भी क्या होगी, ये वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है ना। किस केस में, रियल गैस के केस में। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर लो और एक लो टेम्परेचर या मॉडरेट प्रेशर जो है वो लो या मॉडरेट प्रेशर अगर होता है तो वहां पर आपको ये दो वैल्यूज पॉजिटिव में मिलती हैं। ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे सॉल्व कर मतलब ड्राइव करते हैं कि रियल गैसेस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट किस तरह से आता है या क्या वैल्यू आती है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि इन्वर्जन टेम्परेचर पर एट इन्वर्जन टेम्परेचर, तो कल हमने इन्वर्जन टेम्परेचर की बात की थी कि इन्वर्जन टेम्परेचर वो होता है जहां पे इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर कोई भी गैस कूलिंग इफेक्ट देती है, इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर। लेकिन इन्वर्जन टेम्परेचर पर जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 उस पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है ना। कम टेम्परेचर अगर आप इससे लेते हो तो वो कूलिंग इफेक्ट शो करने लगेगा और वो रियल वैल्यू हम यहां पर निकालना चाहते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम वंडरवॉल इक्वेशन को देखें रियल गैस के लिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू RT। लेकिन अगर आप रियल गैस के लिए देखें, ये आइडियल इक्वेशन है और जो रियल इक्वेशन है या रियल गैस इक्वेशन है वो क्या होता है, वो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है और ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, P प्लस A अपॉन
v स्क्वायर v माइनस b इक्वल्स टू RT। अब मैं यहां पर ये नहीं बताऊंगा कि ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हुई। ये इक्वेशन हमने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, जब आपने गैसेस वाला चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पर इस इक्वेशन को एक बार देखना कि ये रियल गैसेस के लिए ये इक्वेशन क्यों आई है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं, क्योंकि आइडियल गैसेस में इंटरेक्शन नहीं होता है गैसेस गैसेस के बीच में। ठीक है ना, तो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर थोड़ा सा किसी एक टर्म से क्या होगा, ज्यादा होगा। और क्योंकि जब यहाँ पर प्रेशर नहीं होता है तो वॉल्यूम, ये इसका ये वॉल्यूम नहीं होगा, वो एक वॉल्यूम भी जो एक टर्म है वो उसको हम माइनस करेंगे, है ना। और ज्यादा डिटेल आप वहां पर इसको देखना तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो हम थोड़ा सा भटक जाएंगे। सो वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस हमारे पास में ये है, दिस वन। तो इस इक्वेशन को हम यहां पर कहते हैं कि हाँ साहब, ये इक्वेशन हमारे पास में वैन डर वाल इक्वेशन है, और इससे हम कैलकुलेट करेंगे किसको, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट को। तो इस इक्वेशन में आप एक चीज देखो, ये जो a अपॉन वी स्क्वायर है, a अपॉन वी स्क्वायर, ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म a अपॉन वी स्क्वायर, ये किसकी वजह से है? ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, वो जो मैंने बताया था ना अभी कि प्रेशर जो है वो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां तो इंटरेक्शन होता ही नहीं है। तो इंटरेक्शन होता नहीं है तो यहाँ पे प्रेशर जो गैस लगाती है वो प्रेशर क्या लगाएगी, इससे ज्यादा लगाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये एक टर्म को ऐड किया, a अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये जो a अपॉन वी स्क्वायर है, ये a अपॉन वी स्क्वायर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, इंटरनल प्रेशर को। इंटरनल प्रेशर। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन में आप सबसे पहले क्या करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो p को v के साथ में करते हैं, तो ये इक्वेशन हो जाता है pv। फिर ये माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, तो देन फिर हम p के साथ में करेंगे तो pb। फिर उसके बाद में हम a अपॉन वी स्क्वायर प्लस का है और v भी प्लस का है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपका a v अपॉन वी स्क्वायर। और उसके बाद में ये प्लस का है a अपॉन वी स्क्वायर, और b जो है वो माइनस का है, तो ये आ जाएगा आपके पास में माइनस का a b अपॉन वी स्क्वायर हो गया। और फिर ये इक्वल्स टू RT। यहां पर आप देखोगे कि a अपॉन वी स्क्वायर है, तो ये v से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, यहाँ पर अपॉन a अपॉन v रह जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख देते हैं pv माइनस pb प्लस a अपॉन v माइनस ab अपॉन v स्क्वायर इक्वल्स टू RT। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदल देते हैं कि pv जो है ये किसके बराबर है, तो हम यहां पर कहेंगे कि RT, और ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसको हम यहां राइट साइड में ले आते हैं इस तरफ, है ना। तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा और प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, हम इसको लेते हैं यहाँ पे, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस का है, ये माइनस का है ना, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा